नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम रमन सुवालका। होल स्क्वायर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मेरे प्यारे मित्र देवकिशन जलवानिया ने डायनेमिक्स पढ़ाई थी। बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का कंसेप्ट लेके वो आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके। तो मेरे वीडियो के पहले कृपया उनकी वीडियो को देख लेना, या फिर मेरा वीडियो देख के उनकी वीडियो को देख लेना। बहुत अच्छा पढ़ाया है उन्होंने और बहुत मेहनत की है उन्होंने। 4 घंटे मेहनत करके 1 घंटे का लेक्चर बनाया है, तो कृपया उनका वीडियो भी देख लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चन तो नॉर्मली आप बुक्स में से या फिर देख के कर लोगे। बाकी जो मेन प्रॉब्लम आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो आती है थ्योरम्स की। थ्योरम्स होती है वो अपन को समझ में आती है नहीं, और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ज्यादातर क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से थ्योरम्स बन जाती है। बिल्कुल ऐसा दे देता है कि प्रसंवादी फलन को सिद्ध प्रूव कीजिए, या फिर आवश्यक प्रतिबंध बताइए, या विश्लेषिक फलन का आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो क्या है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अब इनको अपना अगर सोल्व करके नहीं जाते हैं तो अपने नंबर मतलब एक तरीके से अपन घाटे में एक तरीके से। तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम्स बताऊंगा आज मैं आपको। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ शुरुआत में विश्लेषिक फलन। तो विश्लेषिक फलन, अब उसके पहले मैं आपको कुछ जैसे सम्मिश्र संख्या है या सम्मिश्र फलन है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो बता देता हूँ। क्या पता आप 12th में पढ़े हो, तो 12th के बाद में आपको याद रहा है या नहीं रहा, देख लेते हैं एक बार। क्या होता है कि सम्मिश्र चर होता है कोई, जिसको अपन बोलते हैं जेड। सम्मिश्र चर जेड होता है। और अगर इस जेड को अगर अपन फलन के रूप में लिखते हैं, फलन के रूप में, जैसे जेड को क्या है अपन कैसे लिख दिए, फलन के रूप में लिख दिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या सॉरी इस जेड को अपन जेड स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब या कुछ भी फलन के रूप में लिख दिया, तो वो क्या है एक फलन बन गया। तो इसको मतलब सम्मिश्र चर को फलन के रूप में लिखना सम्मिश्र फलन कहलाता है। और उसके बाद में इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। और जेड को लिखते कैसे अपन, जेड को आप सबको पता होगा कि जेड को अपन लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। यहाँ पर जो ये एक्स होता है वो वास्तविक संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या की वास्तविक संख्या होती है। और ये जो है आयोटा के साथ आ रहा है, आयोटा एक काल्पनिक मान है, तो इसकी भी जो ये होगी काल्पनिक संख्या होगी। तो ये y जो है यहाँ पर ये काल्पनिक मान होता है इसका, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है, ये वास्तविक भाग होता है, रियल पार्ट होता है जेड का, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है जेड का। अब इनके जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे अपन जेड अपॉन Z1 अपॉन Z2 है, इसका मॉड्यूलस करोगे आप तो फॉर्मूला नंबर 1 इसको ऐसे लिख सकते हो आप। मॉड्यूलस क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मॉड्यूलस मतलब जैसे Z है, मोड ऑफ Z, इसको मतलब ये दो बीच में निकले मतलब दो डंडे खींच रखे, इसका मतलब मॉड्यूलस है, इसको अपन मोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपना जो वास्तविक फलन और काल्पनिक फलन उनका स्क्वायर करके जोड़ना, ये इसका मतलब होता है मॉड्यूलस का। और उसके बाद में जैसे Z1 अपॉन Z2 है, इसका होल बार है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट। Z1 अपॉन Z2 फॉर्मूला नंबर 2, इसका होल बार है, तो इसको अपन लिख सकते हैं Z1 का बार अपॉन Z2 का बार। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट जो अपने काम में आने वाले थ्योरम्स में वो फॉर्मूले में लिख पा रहा हूं, तो इसको याद रखना। अगले फॉर्मूले बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, उसको अपन लिखते हैं जेड का बार। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अपने काम में आएगा आगे जाके, तो याद रखना ये फॉर्मूला। और उसके अलावा देखते हैं, जैसे मैं फॉर्मूला कुछ याद आते हैं मेरे को, मैं बताता हूँ आगे जाके कि क्या है क्या नहीं है। और एक और बात, यहाँ पर ये जेड बार है वो संयुग्मी है,
मतलब जेड का संयुग्मी, मतलब जैसे जेड है, जेड को अपन लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका ये मतलब ये अक्ष होते हैं, इस पर एक प्रतिबिंब, संयुग्मी मतलब प्रतिबिंब बनता है एक, जैसे कोई जेड है, जेड यहाँ पर है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा, और वो जेड बार क्या बनेगा, संयुग्मी क्या बनेगा, जैसे ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है, नीचे भी एक्स पॉजिटिव होता है इसकी तरफ, तो पर वाई नेगेटिव होता है, तो इसका संयुग्मी ये बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये जेड बार होता है संयुग्मी, मतलब जो काल्पनिक भाग होता है संयुग्मी में वो नेगेटिव हो जाता है, वास्तविक भाग में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जेड बार होता है। मापांक में क्या होता है, मापांक में अपन काल्पनिक और वास्तविक भाग के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, और ये 2-3 फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं, उसके अलावा भी फॉर्मूला होते हैं, पर मैं धीरे धीरे जब आएंगे काम में तो वो मैं लिखाता जाऊंगा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, अभी मिटा देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो शायद आ सकती है 100% श्योर, क्योंकि ये अप्रोक्स ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बताता हूं। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है विश्लेषिक फलन का आवश्यक प्रतिबंध, पहले उसको समझ लेते हैं कि विश्लेषिक फलन होता क्या है, इसका आवश्यक प्रतिबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। विश्लेषिक फलन होता क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके आवश्यक प्रतिबंध पे जाके रुकेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई अक्ष है, अक्ष के बीच में कोई प्रांत है डी, जैसे मान लो ये प्रांत है डी, इसके अंदर अगर अपन को विश्लेषिक फलन बताना है कि कोई फलन विश्लेषिक एफ जेड है, ठीक है, कोई W बराबर एफ जेड कोई फलन है, वो किसी प्रांत, कोई प्रांत है डी, मतलब ये क्षेत्र है डी, इसके अंदर विश्लेषिक बताने के लिए क्या शर्त होती है कि कोई फलन एफ जेड विश्लेषिक होगा, कब, जब वो इस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूरी थ्योरी, ये परिभाषा 1 नंबर में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखना। कोई फलन W बराबर एफ जेड किसी प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाएगा या होगा यदि ये वह उसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। W बराबर एफ जेड विश्लेषिक फलन कहलाएगा प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा तब, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये तो पूरा प्रांत है, अब किसी बिंदु पर अपन को विश्लेषिक फलन दिखाना हो, कि मान लो ये पूरे पे थोड़े हो, मान लो किसी बिंदु पर अगर अपन को विश्लेषिक फलन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे अपन, तो उसके लिए क्या परिभाषा होगी ये देखते हैं अपन, पहले एक बार समझ लो, मैं एक बार आपको थ्योरी लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आ सकती है पेपर में, उतार लेना। ठीक है, उतारिए आप एक बार। अब विश्लेषिक फलन की ये परिभाषा हो गई, ये थी प्रांत के पूरे फलन पूरे प्रांत पर, और मान लो अगर अपन को किसी बिंदु पर विश्लेषिक फलन दिखाना हो तो क्या करेंगे अपन, उसकी क्या परिभाषा होगी ये मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई बिंदु है, मतलब जेड नोड है, अब उस पर अपन को मतलब विश्लेषिक फलन दिखाना है, तो उसके लिए क्या परिभाषा होगी कि वो जो जेड नोड कोई बिंदु है, मान लो कोई अक्ष है, एक्स एक्सिस वाई निर्देशांक है,
एक्स और वाई। अब मान लो कोई बिंदु है जेड नोड है ना। अब जेड नोड पे अपन को विश्लेषित फलन दिखाने के लिए उस जेड नोड पर तो अवकलनीय होना चाहिए, पर उसका आसपास का जो नेबर है, नेबर मतलब पड़ोसी, मतलब उसका प्रतिवेश, यहाँ पर अपन पड़ोसी नहीं बोल सकते, यहाँ पर अपन नेबर को प्रतिवेश बोलेंगे, नेबरहुड को प्रतिवेश बोलते हैं यहाँ पर, मतलब उसके प्रतिवेश, याद रखना मैथ की अलग ही टर्म है तो ये कुछ याद रखना पड़ता है अपन को। उसके प्रत्येक परिवेश पर, मतलब मान लो इसकी आर रेडियस है, इसका जो कुछ नेबर है इनके, अब हमारे पड़ोसी होते हैं उन पे अवकलनीय होना चाहिए, मतलब प्रतिवेश पे अवकलनीय होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, थ्योरी बोल रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। एक फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नोड पर विश्लेषिक फलन होगा यदि वह जेड नोड पर तो जेड नोड तथा जेड नोड के प्रतिवेश पर अवकलनीय होना चाहिए। समझ रहे हो, जेड नोड पर तो अवकलनीय होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके प्रतिवेश पर भी अवकलनीय होना चाहिए, तब जाके वो विश्लेषिक फलन कहलाएगा किसी बिंदु पर। कौन सा फलन? W बराबर एफ जेड। ठीक है, मैं एक बार थ्योरी लिख देता हूं इसकी, क्योंकि काम की ये आ सकती है, याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। परिभाषा पूछता है एक नंबर में, एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है पास करवाने के लिए, क्योंकि अपन कोरोना वाले स्टूडेंट हैं और अपन तो वैसे भी कुछ पढ़े हैं नहीं, तो ये तो बहुत मददगार वीडियो होने वाला है आपके लिए, इसलिए पढ़ना, बहुत काम में आएगा ये वीडियो आपके। ठीक है, ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखा देता हूँ, एक मिनट में ये थोड़ा मिटा दिया। कोई जेड नोड है, कोई बिंदु या आर रेडियस है, इस पे प्रतिवेश है इसका, और इस पे अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, वहां पर एक y एक्सिस x एक्सिस लिख लेना। एक फलन w बराबर mz, w बराबर mz किसी बिंदु z नोड पर विश्लेषिक फलन कहलाता है या कहलाएगा यदि वह फलन, कौन सा फलन? W बराबर एफ जेड। मैंने बताया था कि एफ जेड क्या है? सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र चर को अगर अपन फलन के रूप में लिखते हैं तो वह सम्मिश्र फलन कहलाता है। ठीक है, वह फलन जेड नोड, बिंदु जेड नोड तथा जेड नोड के प्रतिवेश, प्रतिवेश मतलब पड़ोसी, नेबर में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद मैं आवश्यक प्रतिबंध बताता हूं। ले लिया? ठीक है, अब यह फलन एफ जेड है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मान लो फलन एफ जेड के लिए, एफ जेड का विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। अब आवश्यक प्रतिबंध की एक थ्योरी होती है। अब मान लो आपको पेपर में वो थ्योरी नहीं दी जाती है, मतलब वो क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं, मान आपकी किस्मत अच्छी है तो दे देगा, और नहीं देता है उसको भी याद करके जाना है। आपको मैं बताता हूँ वो क्या है। फलन एफ जेड का, एफ जेड के प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब मान लो कोई फलन है एफ जेड है, एफ जेड है, उसको मतलब एफ जेड क्या होता है, फलन क्या होता है, जो अपन जेड में लिखते हैं, जेड किसका फलन है, जेड को अपन किसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में। तो मतलब एक्स और वाई का फलन, एक्स और वाई का फलन है जेड एक तरीके से, तो उसको कैसे एक्स और वाई के फलन के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लो कि जो इसका काल्पनिक भाग है वो एक्स वाई के रूप में है, जैसे ऐसे तो आ सकता है एक्स क्यूब वाई अपॉन 2x प्लस आयोटा वाई क्यूब एक्स अपॉन 2y, तो मतलब ऐसे भी आ सकता है ये।
तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे फलन को, ये मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कोई फलन है fz, वो क्या होगा, uxy प्लस आयोटा bxy फलन है। वो प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए क्या प्रतिबंध है इसके लिए कि वो बिंदु u तथा v पर कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। ये कोई फलन है, उसके लिए प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा कि वो प्रांत डी में u तथा v पर कोशी रीमान समीकरण का पालन करे। अब कोशी रीमान समीकरण क्या होगा, ये तो अपन ने सुना ही नहीं, ये क्या है तुम्हें बताता हूँ, इसको आपको ब्रीफली समझना है। कोशी रीमान समीकरण अलग चीज है, उसका डेरिवेशन अलग है, इसको अपन को यहाँ पर पालन करवाना है, इसका आवश्यक प्रतिबंध यही है। तो कोशी रीमान समीकरण का पालन करें। तो कोशी रीमान समीकरण है क्या, डेल u बाई डेल x बराबर डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y बराबर माइनस आयोटा डेल v बाई डेल x। ये जो है ये कोशी रीमान समीकरण है, इनको अपन प्रूव करेंगे कि ये आएगी कि नहीं आएगी, इनका पालन करना चाहिए। अपन विश्लेषिक लेके चलेंगे कि विश्लेषिक फलन है, ये विश्लेषिक फलन की परिभाषा चारों तरफ अवकलनीय होना चाहिए प्रांत में, तो वो प्रांत में विश्लेषिक लेके चलेंगे और उसके बाद में प्रूफ अपन क्या करेंगे, ये करेंगे अपन प्रूफ। तो अगर ये प्रूफ होता है इसका मतलब इसका आवश्यक प्रतिबंध अपन को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक बार मैं थ्योरी लिख देता हूं, क्योंकि आपको मान लो पूछ ले कि आवश्यक प्रतिबंध बताइए, तो आवश्यक प्रतिबंध में आपको लिखना तो आना चाहिए ना, क्या लिखेंगे आप, तो लिख देते हैं एक बार, इसको देख लेना। फलन है fz बराबर uxy प्लस आयोटा bxy के का प्रांत D में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि वह मतलब फलन प्रांत D में u तथा v पर कोशी रीमान समीकरण का पालन करना चाहिए। उसके बाद में कोशी रीमान समीकरण का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब कोशी रीमान समीकरण है क्या, ये भी उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पर एक बार खुद के हाथों से सोल्व जरूर करना इनको। ये चीजें क्या है मैथ की, इनको बिना हाथ से सोल्व किए याद होती नहीं है, प्रूफ करे बिना, तो एक बार हाथों से दोबारा कर लेंगे। मैंने थोड़ा गलती लिखा दिया था, यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने पहले गलत लिखा दिया, ठीक है। अब अपन को पता है कि प्रूफ, अपन को पता है कि अपन ने क्या माना है यहाँ पर, विश्लेषिक तो मान के चल रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो विश्लेषिक के लिए मैंने क्या बताया, अवकलनीय तो होना चाहिए। मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, थ्योरी आपको खुद को लिखनी होगी। यहाँ पर शुरुआत में लिखना कि माना कोई फलन fz uxy प्लस आयोटा vxy प्रांत D में विश्लेषिक फलन होने के लिए विश्लेषिक फलन है, ठीक है। तो विश्लेषिक फलन है, अतः फलन fz प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, ठीक है। अब अवकलनीय होगा, उसके बाद में क्या लिखना है, आप मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी में लिख लेना एक बार। यहाँ पर इसके पहले लिखना क्या है वो मैंने बोल दिया, आप दोबारा पीछे
थोड़ा पीछे रिवाइंड करके एक बार लिख लेना है इसको इसके पहले। और उसके बाद में एफ जेड मतलब अवकलनीय का मतलब एफ डैश जेड। अब एफ डैश जेड होता क्या है ये बता दूं मैं आपको कि कोई लिमिट, इसका फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा एफ डैश जेड को, मतलब अपन ने लिमिट सम्मिश्र में नहीं पढ़ा, ऐसे नॉर्मली सीमा और सांद्रता और अवकलनीयता ये चीजें पढ़ी है। तो अपन ने पढ़ा है कि एफ डैश ए बराबर लिमिट x टेंड्स टू a बराबर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। ये वाली चीज पढ़ी है क्या अपन, याद करो एक बार पढ़िए पढ़िए। अब उसको अपन कैसे लिखते थे इसके बाद में, तो लिमिट इसको लिखते थे अपन h टेंड्स टू 0। अपन क्या है इसको मतलब x टेंड्स टू a को मतलब इसके नेबर में लेते थे, तो क्या करते थे a प्लस a माइनस को f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो इसको ऐसे ही सम्मिश्र संख्या में यूज किया जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं सम्मिश्र में, ये तो थोड़ा पहले का रिवाइंड करने के लिए एफ डैश जेड लिमिट एच, यहाँ पर जेड है, एच को अपन कैसे लिख सकते हैं डेल जेड। डेल जेड मतलब अपन थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए डेल का यूज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं डेल जेड टेंड्स टू 0, यहाँ पर एच नहीं लिखते तो डेल जेड टेंड्स टू 0। और एफ ए जेड, यहाँ पर एफ है एफ डैश है तो ए मतलब जेड और एच मतलब डेल जेड माइनस एफ ए मतलब जेड अपॉन एच मतलब डेल जेड। और यहाँ पर डेल जेड है क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली आपको पता है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो डेल जेड बराबर क्या होगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होगा। और अगर इसका बार करते हैं अपन, बार मतलब संयुग्मी डेल जेड बार, एक मापांक बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, और उसके अलावा मैंने क्या बताया आपको डेल जेड बार मतलब संयुग्मी। तो इसको डेल जेड बार को क्या लिखेंगे ये मैं अभी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपके काम में आने वाला है। संयुग्मी मतलब काल्पनिक भाग ऋणात्मक हो जाता है। मैंने बताया कि आपको काल्पनिक भाग ऋणात्मक हो जाता है डेल जेड बार में या जेड बार में, तो माइनस आयोटा डेल वाई। ये चीज मैंने बता दी आपको पहले, ठीक है। एक बार आप देख लो इसको, देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार, बता दी। ठीक है बेटा दो। अब ये डेल जेड टेंड्स टू 0 है, इसको देख लेते हैं ऊपर। अब एफ डेल जेड टेंड्स टू 0 है, अब डेल जेड टेंड्स टू 0 है, ये डेल जेड क्या है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। मतलब एक सम्मिश्र संख्या कब 0 होगी जब उसका वास्तविक मान और काल्पनिक मान दोनों 0। अगर दोनों में से एक भी कुछ होता, एक भी होता तो आयोटा 1 आ जाता, वाई डेल वाई 1 होता, तो डेल एक्स 1 होता तो 1 आ जाता डेल जेड बराबर। मतलब दोनों ही 0 हैं तब जाके ये डेल जेड 0 हुआ है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर यहाँ पर डेल जेड टेंड्स टू मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स भी 0 है और डेल वाई भी 0 है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। अब एक और चीज जेड प्लस डेल जेड, जेड को अपन क्या लिखे एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। जेड प्लस डेल जेड को अपन कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब इसमें अपन को एक चीज दिख रही है, ये दोनों तो वास्तविक भाग है और आयोटा वाले काल्पनिक भाग है। तो अपन काल्पनिक सॉरी आयोटा डेल वाई, तो यहाँ पर काल्पनिक भाग को एक साथ कर देते हैं और वास्तविक भाग को अपन दोनों अपन एक साथ कर देते हैं। तो डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल वाई दिख रहा है। मतलब इसका वास्तविक भाग तो क्या हो गया जेड प्लस डेल जेड का ये वाला, और काल्पनिक भाग क्या हो गया ये वाला, ठीक है। अब अपन इसको लिखेंगे कैसे मैं ये बता रहा हूं आपको। मैंने आपको पहले जब ये थ्योरी मतलब आवश्यक प्रतिबंध बताया था तब मैंने बताया था कि एफ जेड को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ जेड को अपन कर रहे हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा सॉरी वी एक्स वाई, ठीक है। इससे डिनोट कर रहे हैं, मतलब जेड किसका फलन है एक्स वाई का फलन है, ठीक है। जेड में यू एक्स वाई का फलन है।
तो इसको अपन कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये एफ डैश जेड लिमिट, यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू भी जीरो है क्योंकि डेल जेड टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू भी जीरो है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि फलन क्या है, एफ जेड प्लस डेल जेड, ये वाला मतलब ये वाला वहां का वो, और माइनस एफ जेड करना है अपन को। अब जेड एफ जेड प्लस डेल जेड क्या है, ये जेड है, अब इसका डेल जेड भी इसमें जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे देखो मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ मैं आपको। एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये तो हो गया यू, क्योंकि यहाँ पर डेल जेड भी जोड़ रहे हैं अपन यहाँ पर, इसमें अगर अपन डेल जेड जोड़ते तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स करते हैं कि नहीं करते, करते ना, तो इस वजह से अपन कर रहे हैं। प्लस वी, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो देखो क्या करना है अपन को, एफ डैश जेड लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई टेंस टू जीरो, और क्या था यहाँ पर u x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई, और एक और क्या था v था, v भी फलन था तो v खाई में होगा, x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई। अब याद करो लिमिट का वो एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या था, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड, ये तो मैंने एफ जेड प्लस डेल जेड लिखा है, माइनस में क्या आएगा एफ जेड भी तो आएगा। अब एफ जेड को कैसे लिखते हैं अपन, मैं दिखाता हूँ आपको, u कोष्टक में u एक्स वाई प्लस v आयुटा 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 v एक्स वाई, और फिर नीचे क्या था डेल जेड था, डेल जेड को अपन बोलते क्या है, डेल जेड को अपन लिखते क्या है, एक डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, क्या लिखते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे आयोटा डेल वाई। अब अपन को एक चीज पता है, इनको अपन अलग अलग करके करते हैं, ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसको अपन अलग कर लेते हैं, डेल वाई टेंस टू जीरो को अलग कर लेते हैं, क्योंकि अपन को मूल बिंदु पर पहुंचना है, टेंस टू जीरो मतलब जीरो पर जाना है अपन को, जीरो पर जाने के सबसे अच्छे रास्ते होते क्या है, एक चीज बताओ, जीरो पर जाने के सबसे अच्छे रास्ते क्या होते हैं, या तो अपन y एक्स से इधर की साइड चलो, इधर की साइड से चलो, या फिर x एक्स से चलो, मतलब ये सबसे सीधी सीधी रास्ता है, अपन टेढ़े मेढ़े जाने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे सीधे चल चलो, तो इसको क्या कहते हैं अपन, मतलब सीधे मतलब डेल एक्स पर जाने के सबसे सरल रास्ते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो इसका अपन यूज करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या डेल एक्स वाला, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, डेल जेड टेंड्स टू, यदि x अक्ष के अनुदिश क्या हो, डेल जेड टेंड्स टू जीरो, मतलब y को अपन कांस्टेंट लेके चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि y का अपन डेल y को ले ही नहीं रहे, यहाँ पर अपन x को ले रहे हैं, तो y को कांस्टेंट हो गया, और y कांस्टेंट हुआ तो डेल y तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। डेल y किसी जीरो हुआ मैं बताऊं, डेल y मतलब क्या होता है, इसका अंतर, मतलब दो जगहों का y2 माइनस y1 का अंतर होता है डेल y। अब y2 माइनस y1 का अंतर होता है डेल y, तो y2 और y1 ये तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब पहले भी एक ही था, मतलब मान लो कांस्टेंट की वैल्यू है 2, अब पहले भी 2 था बाद में भी 2 था, 2 माइनस 2 करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर डेल y बराबर 0 हो गया, क्योंकि अपन चल कहां रहे x अक्ष के अनुदिश, y तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, ऐसे चल रहे हो आप, तो ऐसे में ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इसका तो अपन कुछ यूज कर नहीं रहे ना, ठीक है। अब f डैश z है, इसको अपन किसके अनुदिश लेके चल रहे हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, अब डेल x टेंड्स टू 0 लेके चल रहे हो तो आप x प्लस डेल x तो आएगा, क्योंकि डेल x थोड़ी 0 है, पर y तो कांस्टेंट है, y तो 0, डेल y तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आयोटा v x प्लस डेल x y माइनस u x y माइनस v x y प्लस ये डेल y 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
डेल वाई 0 है तो डेल एक्स, ठीक है। अब इसको अपन सेपरेट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं और काल्पनिक भाग को अपन अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं बनता क्या है। देखो ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार करके जाना, याद करके ही जाना। बहुत ज्यादा परसेंट संभावना है इसकी कि ये आ जाए, आ सकती है, बहुत ज्यादा संभावना है इसकी, ठीक है। विश्लेषिक फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं कह रहा, कान्हाराम जी सर ने मुझे बताया, ठीक है। और आप कान्हाराम जी सर की बात तो टालोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उनके प्यारे स्टूडेंट हो। और इसको ये काम वास्तविक भाग को अपन इधर ले लेते हैं और डेल एक्स है, डेल एक्स को नीचे लिख लेते हैं। अब ये जो आयोटा वाला भाग है उसको अपन इधर ले लेते हैं, ठीक है, अलग लिख लेते हैं, आयोटा तो बाहर निकाल ही देते हैं। और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और v वाला x प्लस डेल एक्स और y माइनस v एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। अब एक चीज देखो, ज्यादा पहचान ऐसा लग रहा है कि मैं बताता हूँ, आपने मैंने अभी कुछ बताया था आपको, एफ डेस ए बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये बताएगा मैंने आपको। अब देखो वहां पर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो देखो ही मत, y को तो देखो ही मत, क्योंकि y तो कांस्टेंट हो गया, y से अपन को कोई भी मतलब नहीं है। ये चीज देखो, x प्लस डेल एक्स a प्लस एच x a x, ठीक है, y तो कांस्टेंट है वहां पर, उसको देखना ही नहीं, ठीक है, h डेल एक्स। वैसे ही वहां पर देख लो, अब इसकी वैल्यू क्या है, f डेस a को क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ डेल एक्स बाय डेल ए लिख सकते हैं, क्योंकि a के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, ठीक है, एफ डेस ए यही तो होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एफ डी जेड को क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ जरा, सोचो सोचो। करें, यहां पर u का फलन है, सोचो क्या होगा, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा, वो काय का फलन है, v का, v में आ रहा है ना सारा का सारा, वहां पर f में आता तो मैंने डेल x बाई डेल एक्स लिखा, क्यों, क्योंकि वहां पर f प्लस a प्लस h था, f में फलन आ रहा था तो डेल f बाई लिखा मैंने, तो यहाँ पर v का है तो डेल v बाई, और h में आ रहा था मतलब वहां पर डेल x है, यहाँ पर x में आ रहा है तो डेल f बाई डेल x, ठीक है, सॉरी डेल v बाई डेल x, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, उतार लिया। अब आगे बढ़ाता हूँ, ये तो आ गया x अक्ष के अनुदिश, अब एक और चीज y अक्ष के अनुदिश भी है, ठीक है, तो केस सेकंड लिखते हैं अपन, केस सेकंड, यदि y अक्ष के अनुदिश डेल z टेंड्स टू 0, तो y अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं तो x क्या होगा, x 0 होगा, x नहीं होगा, डेल x 0 होगा, ओके, x तो कांस्टेंट रहेगा, ओके। उसके बाद में क्या होगा, देखो f डेश z, अब तो आपको पता ही है क्या होना है, डेल y टेंड्स टू 0 और u x तो कांस्टेंट, डेल x 0, y में क्या होगा, y प्लस डेल y और v में आयोटा v, x कांस्टेंट, v y प्लस डेल y माइनस क्या होता था, u एक्स वाई माइनस v एक्स वाई अपॉन, यहां पर क्या आएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, में से डेल एक्स आएगा या आयोटा डेल वाई आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर डेल एक्स तो 0 है तो क्या आएगा, आयोटा डेल वाई, आयोटा भी साथ में आएगा, याद रखना आयोटा कहीं जाने वाला नहीं है, वहां पर तो डेल वाई टेंड्स टू 0 था, यहाँ पर तो आयोटा डेल वाई से मतलब 0 से गुणा होके 0 हो गया, पर यहाँ पर आयोटा जरूर आएगा, ठीक है, याद रखना ये चीजें, कुछ चीजें अपन भूल जाते हैं, इस वजह से कैलकुलेशन गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में एफ डैश जेड इक्वल टू
क्या होगा, मैंने पहले भी करवाए थे यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर भी सेपरेट होगा, ठीक है। तो डेल वाई टेंस टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल वाई। अब एक और चीज, यहाँ पर आयोटा है, इसमें जाएगा भाग, तो ये आयोटा को 1 अपॉन आयोटा है, तो 1 अपॉन आयोटा को अपन बाहर लिख देते हैं, 1 अपॉन आयोटा को बाहर लिख देते हैं। ये आयोटा है, यहाँ पर ये वास्तविक भाग के साथ कुछ आयोटा है नहीं, तो ये कुछ कटेगा वटेगा तो नहीं, 1 अपॉन आयोटा रहेगा, 1 अपॉन आयोटा को अपन बाहर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आया क्या, यहाँ पर ये आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई। अब यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर भी आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा। अब आयोटा आयोटा आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ, प्लस आयोटा अपॉन आयोटा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। अब ये आयोटा अपॉन आयोटा, एक तो दोनों का आयोटा कॉमन लेके कर लिया मैंने, और नीचे का आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा 1, ठीक है। और उसके बाद में वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल, ठीक है। ये तो कट गया, ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, x को भूल जाओ, x तो कांस्टेंट है। उसके अलावा y प्लस डेल वाई, y अपॉन डेल वाई, यहां पर भी सेम, तो क्या बनेगा यहाँ f डे z, ये 1 अपॉन आयोटा है, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा लिमिट, लिमिट छोड़ दो, क्या बनेगा, आंशिक बनेगा ये, ठीक है, डेल सॉरी यार डेल u बाय डेल वाई प्लस आयोटा है नहीं, तो क्या बनेगा, डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है, डेल वी बाई डेल वाई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, ठीक है, मिटा दो। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बीएससी बीएड के लेक्चर्स कोई पढ़ाता है नहीं, जैसे यूट्यूब पे आप भी देखते होंगे जल्दी से कोई लेक्चर मिलता नहीं है ऐसे वाला, ठीक है। तो पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो बिल्कुल होल स्क्वायर क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा, नीचे 1 अपॉन आयोटा अच्छा लगता नहीं है ना, तो इसको ऊपर ले चलते हैं। ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब आपको तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या किया मैंने, ठीक है, माइनस आयोटा, ठीक है। आ गया, कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ कैसे। 1 अपॉन आयोटा है, इसको आयोटा से गुणा भाग किया, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर को अपन -1 लिख सकते हैं, तो आयोटा अपॉन -1 कितना होगा, माइनस आयोटा ही तो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। ये समीकरण 2। अब आप देख रहे होंगे एफ डैश जेड, एक तो समीकरण 1 में है, तो एक एफ डैश जेड यहाँ पर है, तो दोनों बराबर ही होंगे, यहाँ पर भी एफ डैश जेड है, यहाँ वहां पर भी एफ डैश जेड है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। अब आपको एक चीज पता है कि किसी सम्मिश्र संख्या में अगर अपन x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 करते हैं, तो यहाँ पर जिसके वास्तविक भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, और काल्पनिक भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। ये चीज आपने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़े होंगे, सीनियर क्लासेस में 12th क्लास में पढ़ाया होगा आपको इतना सा, तो यहाँ पर इसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है।
तो दो समीकरण संख्याओं। अब इसके वास्तविक भाग ये आयोटा वाले काल्पनिक भाग है, तो क्या लिखेंगे अपन, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, समीकरण 3, और डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें, इसको ऐसे बनाते हैं, डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, समीकरण 4। अब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, दिखा है जाना पहचाना सा, दिखा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तो। अब लिखो समीकरण 3 व 4 अभिष्ट कोसी रीमान समीकरण है। समीकरण 3 और 4 अभिष्ट कोसी रीमान समीकरण है। ये दोनों फॉर्मूले कोसी रीमान समीकरण के हैं जो मैंने पहले बताए थे आपको। आगे हो गया प्रूफ। अब एक और चीज इसमें क्या होती है, देखो समीकरण 1 में क्या था, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। समीकरण इक्वेशन 1 में क्या था, देखो इक्वेशन 1 में क्या था, ये वाला इक्वेशन 1 में इसको आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, और ये किसके बराबर था, एफ डैश जेड की, था ना, तो एफ डैश जेड के बराबर था, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल बाय डेल एक्स। देखो एक बार, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स दोनों को कॉमन ले लिया और प्लस यू प्लस आयोटा वी। तो जानब जनरल से लग रहा है यू प्लस आयोटा वी होता क्या है, यू प्लस आयोटा वी होता क्या है, मैंने लिखा था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एफ जेड के बराबर, लिखाया था कि नहीं लिखा था, तो यू प्लस आयोटा वी वही तो है, यू एक्स वाई नहीं लिखे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा ये फलन ने, तो डेल एफ, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एफ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, तो डेल एफ बाय डेल एक्स, ये क्या होगा समीकरण 5। इसको याद रखना, एफ डैश जेड बराबर डेल एफ बाय डेल एक्स, ये क्या है, एक्स के रूप में फलन है, ये फॉर्मूला आगे काम में आएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना, ठीक है, बहुत काम में आता है ये चीज, ठीक है। इक्वेशन 2 से अब वहां पर क्या बनेगा, देखते हैं, डेल वी बाय डेल वाई माइनस आयोटा, यार इसमें तो बन ही नहीं रहा, क्या करें, बनाए बनाए, इसको क्या करें, किया जाए, इसको तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि u को अपन पॉजिटिव में लेते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाया कैसे जाए, और इसको करें क्या ऐसा कि ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है, बताओ। देखो इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते, इसको नेगेटिव बना के कॉमन ले लेंगे अपन, हाँ, तो नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, अपने पास तो आयोटा है, इसके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस था उसको क्या किया मैंने, ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होता है, डेल यू बाई डेल वाई माइनस आयोटा, सॉरी यार ये डेल वी बाई डेल वाई। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस आयोटा कॉमन आएगा, क्या बना, सॉरी एक और चीज कॉमन आएगी, डेल बाय डेल वाई तो आएगा, डेल बाय डेल वाई आ गया, और यहाँ पर आयोटा डेल बाय डेल वाई माइनस पूरा कॉमन आ गया, यू बचा, यू प्लस प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस को कॉमन ले लिया, एक आयोटा भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, एक आयोटा बचा। अब एक आयोटा को अपन लिख रहे हैं, तो उसके बाद में बचा क्या, यहाँ पर v बचा, तो v को भी लिख रहे हैं, आ गया वैसा का वैसा, क्या बनेगा, माइनस आयोटा डेल एफ बाई डेल एफ, ठीक है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, इस पे बेस क्वेश्चन कराती है, इस पे बेस तो क्या करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करा देता हूं, आने के चांसेस है तो सही रहेगा। ठीक है बेटा,
देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, मेरे को क्या है क्वेश्चन पता नहीं है कौन से नंबर का कौन से पेज का, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, सीधी कीजिए। फलन एग्जिट शायद चैप्टर 3 का ही होगा ये, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है मतलब हमेशा संतत है, कब, किंतु इसका अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है, इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। ये प्रूव करना है अपन को कि एफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, तो ये पहले तो हमेशा संतत है, परंतु ये अवकलज केवल मूल बिंदु पर ही होगा, ठीक है। इसके अवकलज का एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है, इसके अवकलज का अस्तित्व मूल बिंदु के अलावा किसी और बिंदु पर नहीं होगा, ये चीज अपन को बतानी है। क्या बताना है, अपन को पता है कि ये संतत होगा हमेशा के लिए, फिर भी अपन देख लेंगे इस बार, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ये अवकलज होगा, अवकलज कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु पर, ये पॉइंट होता है ना ओरिजिन, ये पॉइंट इस पर होगा, उसके अलावा किसी बिंदु पर भी ये अवकलनीय नहीं होगा। तो अपन प्रूव करते हैं कि नहीं होगा, अपन दोनों और बिंदुओं पर चेक करके देख लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन करवाता हूं मैं, देखते हैं पहले सब तक देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था मोड ऑफ जेड होता क्या है, पहले जेड देख लेते हैं, जेड बराबर x प्लस आयोटा y, मोड ऑफ जेड क्या होगा, मोड x प्लस आयोटा सॉरी x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मोड ऑफ जेड का स्क्वायर हो गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो बहुपद होते हैं वो सर्वत्र संतत होते हैं, मतलब बहुपद मतलब x स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, xy हो गया, ऐसा कुछ फलन होता है ना, ये हमेशा संतत होते हैं, ठीक है, हमेशा ही संतत होंगे। तो क्या लिखा जाएगा आगे, क्योंकि बहुपद फलन बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं ठीक है। अतः अवकलनीय तक जांच करेंगे, संततता की तो जांच होगी, संतत तो होगा, ठीक है। अवकलनीयता की जांच, अब क्या करेंगे अपन अवकलनीयता की जांच के लिए, क्या होता है अवकलनीयता, वही पहले वाले, ठीक है। अपन को डेल जेड लेना होता है और उसके बाद में क्या मतलब ये एफ जेड तो अपन को दे रखा है, तो उसको पुट आउट करना पड़ता है अपन को, ठीक है। अब करते क्या है, अपन एक बार कर लेते हैं इसको, करते हैं फॉर्मूला देखा देगा लग रहा है, बताया था कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। अब ये जो जेड प्लस डेल जेड है, एफ जेड है, डेल जेड है, अब इसको क्या कर सकते हैं, एफ जेड प्लस डेल जेड, ये फलन है, ये भी फलन है, और फलन की वैल्यू क्या है, फलन की वैल्यू है मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड क्या है, ये एफ जेड की वैल्यू, जेड प्लस डेल जेड की क्या होगी, मोड ऑफ जेड प्लस डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको पुट आउट करके देखते हैं, ठीक है। डेल जेड टेंड्स टू 0, मोड ऑफ जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल जेड, इसको तो ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद में मैंने शुरुआत में एक चीज बताई थी आपको, याद हो, शुरुआत में 2-3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, आपने पढ़ा हो या फिर पेज पलट के देख लो एक बार फॉर्मूलाज क्या थे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूं, मैंने लिखाया था जेड प्लस जेड बार बराबर मोड ऑफ जेड स्क्वायर, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ठीक है। तो क्या ये दिख रहा है मोड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर, ये जेड ही सम्मिश्र संख्या है, तो इसको अपन वैसे लिख सकते हैं जेड प्लस जेड 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 बार की तरीके से लिख सकते हैं, तो ठीक है लिखते हैं, ओके।
मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे, जेड प्लस जेड बार, जेड डेल जेड और जेड प्लस डेल जेड का बार। एक चीज हो, यहां पर अगर कोई फलन होता है z1 प्लस z2, इसका होल बार होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं z1 का बार प्लस z2 का बार। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या लिख सकते हैं, z1 का बार प्लस z2 का बार। ठीक है, और उसके बाद में ये भी क्या है, जेड बार अपॉन डेल जेड। अब क्या होगा इसका, करके देखते हैं सोल्व। डेल जेड टेंस टू 0, जेड गुणा करो, सॉरी पहले गुणा नहीं करते, पहले इसको खोल लेते हैं एक बार। क्या है ये, वहां पर देखो होगा कि नहीं होगा, गुणा करो, जेड जेड बार प्लस जेड डेल जेड बार प्लस डेल जेड जेड बार प्लस डेल जेड बार, दिख रहा है, माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल जेड। तो यहां पर दिख रहा है अपन को ये डेल जेड सॉरी जेड जेड बार और माइनस जेड जेड बार, ये कट जाएंगे, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में f डेल जेड लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। अब इसको कर कह सकते हैं अपन, देखो इनको इसका इसमें भाग देके देख लो क्या बनेगा, देखो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, ये डेल जेड से डेल जेड कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा जेड बार, यहाँ पर क्या आएगा, ये भी डेल जेड से डेल जेड कट जाएगा, तो डेल जेड बार। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, दोबारा बता देता हूँ। जेड होता है, यहाँ पर देखो जेड क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्या होती है, x प्लस आयोटा y। डेल जेड क्या होगा, डेल x प्लस आयोटा डेल y। और इसका बार संयुग्म में मैंने बताया था कि इसका दर्पण में बनता है, मतलब प्रतिबिंब में बनता है एक तरीके से। तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, निर्देशांक में बनता है, वहां पर नीचे की तरफ बनता है, और जो काल्पनिक भाग होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो डेल जेड बार में क्या होगा, डेल x माइनस आयोटा डेल y, ये बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जेड बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड बार की आ रहा है यहाँ पर, तो जेड बार क्या होगा, इसका काल्पनिक भाग भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, वहां लिख लेना उसको। और उसके बाद में एफ डे जेड क्या होगा, देखो एफ डे जेड डेल जेड टेंड्स टू 0, देखो चलो इसको एक बार पहले एक्स एक्सिस के थ्रू करते हैं, मतलब एक बार इसको, इसमें क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक तो डेल जेड टेंड्स टू 0 होता है, तो क्या होता है इसका, एक तो वास्तविक भाग 0 होगा और एक काल्पनिक भाग 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा। तो ठीक है, इसको मतलब इसका पहले केस फर्स्ट लेके चलते हैं, वैसे ही केस सेकंड लेके चलेंगे, डेल x टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे और डेल y टेंड्स टू 0 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल आ रहा है, तो यहाँ पर डेल x टेंड्स टू 0 लेके चलते हैं और डेल y टेंड्स टू 0 लेके चलते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, बताता हूँ आपको आज क्या होगा। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लेना एक बार, दोबारा रिवाइंड करके एक बार ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा x अक्ष के अनुदिश, ठीक है, x अक्ष के अनुदिश डेल x डेल z टेंड्स टू 0। अब ये डेल z है, ये टेंड्स टू 0 कर रहे हैं अपन, किसके अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अपन x अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेल y बराबर 0। मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही है वो चीज पे गौर करना। एक तो आ रहा है z आ रहा है, z पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि डेल में चेंज हो रहा है, तो z तो वैसा वैसा ही रहेगा। पर डेल z में क्या चेंज आएगा, डेल z देखो यहाँ पर ये डेल z है, यहाँ पर डेल y 0 हो गया, तो बचा क्या, डेल x। उसके अलावा डेल z बार में भी क्या होगा,
डेल जेड बार में भी डेल वाई जीरो हो गया, तो डेल वाई जीरो हुआ, उसका मतलब यहाँ पर भी डेल जेड बार में डेल एक्स बचा। उसके अलावा क्या बचा? उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पर y आएगा, जेड बार में भी y है, डेल y तो है नहीं, तो वहां पर कुछ जीरो होना नहीं है, तो करते हैं अपन, ठीक है। एफ डेल जेड लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो क्या लिखेंगे? डेल एक्स टेंड्स टू जीरो जेड, ये तो जेड तो ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, जिसमें चेंज हो रहा है वो लिखो। यहाँ पर भी डेल एक्स और नीचे भी डेल एक्स, क्योंकि डेल जेड बार की वैल्यू भी डेल एक्स है और डेल जेड की वैल्यू भी डेल एक्स है, ठीक है। और जेड बार को ऐसे कैसे लिख दो? प्लस डेल जेड बार। अब ये डेल जेड बार की वैल्यू, सॉरी डेल एक्स, ये तो कट जाएगा, और ये डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ पर पुट आउट कर दो, डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। बचा क्या? एक तो ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। जेड प्लस जेड बार, ये समीकरण 1, ठीक है। और एक और चीज, अब ये तो आ गया केस फर्स्ट, ये आ गया केस सेकंड। अब केस सेकंड करते हैं अपन। ये किसके अनुदिश होगा? yx के अनुदिश। आ रहा है समझ में? ये डेल जेड टेंड्स टू जीरो, अब yx के अनुदिश डेल जेड टेंड्स टू जीरो करेंगे तो क्या होगा? डेल x बराबर जीरो होगा। अब इसमें देखना एक बार, चेंज किसमें होगा? डेल वाले में होगा। तो डेल जेड वालों देखो एक बार, डेल जेड वाले में देखते हैं। डेल जेड, अब डेल जेड में क्या होगा? डेल जेड में डेल x टेंड्स टू जीरो होगा, तो क्या होगा? बचा क्या? आयोटा डेल y, आयोटा भी बचा है, ठीक है, याद रखना ये चीज। और एक डेल जेड बार टेंड्स टू जीरो हुआ तो क्या बचा? डेल x जीरो हो गया, तो बचा क्या? माइनस आयोटा डेल y, ये बचा है यहाँ पर, याद रखना, माइनस आयोटा डेल y, ठीक है। ये बचा है, दो चीजें बची हैं अपने पास, ठीक है। अब क्या करना है इनका? इनको भी पुट आउट करो यहाँ पर, ठीक है। तो पुट आउट करते हैं, डेल y टेंड्स टू जीरो, डेल y टेंड्स टू जीरो में क्या होगा? यहाँ पर z तो आ गया, डेल z बार, अब डेल z बार की वैल्यू माइनस आयोटा डेल y, z बार की वैल्यू आयोटा डेल y, प्लस z बार को ऐसा कैसा, डेल z बार, इसकी वैल्यू क्या है? डेल z बार की वैल्यू माइनस आयोटा डेल y। अब डेल y जीरो है तो उस पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? ये कटेगा, माइनस एक बचेगा यहाँ से, तो i क्या वैल्यू? ये i माइनस z प्लस z बार, ये i वैल्यू, ठीक है, माइनस z प्लस z बार। अभी ये इसको इक्वेशन देखो, ये दोनों एक चीज देखो, अपन निकाल क्या रहे थे? अपन निकाल रहे थे अवकलनीयता की जांच कर रहे थे, अपन को अवकलनीयता की जांच कर रहे थे। अपने पास दो वैल्यू आई, क्या है? एक तो ये आई एफ जेड, एफ डेस जेड की वैल्यू, एक ये है, ठीक है। संततता तो अपन ने पहले ही जांच कर ली थी। अब अवकलनीयता की जांच कैसे होती है? जब दोनों वैल्यू बराबर होती है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय हो, वो समान हो, तो उसके उसके बाद में अपन अवकलनीय कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये एफ डेस जेड है, दोनों बिंदु पर y एक्स पे अलग आ रहा है, ये x एक्स पे अलग आ रहा है। ये देखो z बार माइनस z आ रहा है, यहाँ पर z बार प्लस z आ रहा है, दोनों की वैल्यू अलग आनी है, ठीक है। अब तो क्या होगा? ये अवकलनीय नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? इसका मान अद्वितीय नहीं है। देखो अब क्या लिखना होगा आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों मान, वहां पर थ्योरी लिखनी होती है थोड़ी बहुत, याद रखना, ये लिखनी होती है। दोनों मान अद्वितीय नहीं है, दोनों मान अद्वितीय नहीं है, दोनों की क्या है? लिमिट अलग अलग है, ये सीमा अलग अलग आई है, तो अवकलज विद्यमान नहीं है, एफ डेस जेड का मान विद्यमान नहीं है, तो अवकलज विद्यमान नहीं है, तो यह अवकलनीय नहीं है, नहीं है। अतः एफ डेस जेड का मान विद्यमान नहीं है, अतः क्या होगा? एफ डेस जेड विद्यमान नहीं है। ये विद्यमान कहां पर होगा? एक और चीज प्रूव करनी थी अपन को, देखो क्वेश्चन,
क्या करना है? एफ डैश जेड तो विद्यमान नहीं है, पर कहां पर विद्यमान नहीं है? और बिंदुओं पर विद्यमान नहीं है, पर एक बिंदु पर विद्यमान है। ये कहां से पता चलेगा? इन दोनों एफ डैश जेड, ये एफ डैश जेड दोनों को इक्वल करो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो एक बार इक्वल करके देखते हैं कहां पर ये दोनों इक्वल करेंगे, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। कहां गया? जेड प्लस जेड बार बराबर माइनस जेड प्लस जेड बार। ये जेड बार से तो जेड बार गया, और यहाँ पर क्या है 2z इधर गया, तो 2z बराबर 0, z बराबर 0, मतलब z बराबर 0 पर ये क्या आ रहा है? अवकलनीय आ रहा है। इसका मतलब ये z बराबर 0 पर अवकलनीय होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो विश्लेषिक फलन की जो थ्योरम कराई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना एक बार, बहुत काम में आएगी ये थ्योरम। और होल स्क्वायर क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स, फिर बाद में मिलते हैं।